हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं बहुत बढ़िया हूं, उम्मीद करता हूं कि आप सब भी बहुत बढ़िया होंगे। तो क्लास 12th आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 4। इससे पहले हमने कंप्लीट किया करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने ये देखा, सबसे पहले हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा, जहां पे चार्जेस जब रेस्ट पे थे तो चार्जेस एट रेस्ट की स्टडी की। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने देखा जब चार्जेस मोशन में आते हैं तो उनसे रिलेटेड कुछ इफेक्ट हमने पढ़े, जिसमें मेनली हमने पढ़ा थर्मल इफेक्ट्स ऑफ करंट, पावर और हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट हमने पढ़े कि किसी भी कंडक्टर से अगर करंट फ्लो करता तो वो कंडक्टर हीट अप होना स्टार्ट हो जाता है। दोज आर कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट। अब इस चैप्टर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। तो इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, जरा मैग्नेटिज्म के बेसिक्स पे चलते हैं। ये मैग्नेटिज्म क्या चीज है, ये मैग्नेट क्या होते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं मैग्नेट की। क्योंकि मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट पढ़ना तो सबसे पहले क्यों ना हम स्टार्ट करें मैग्नेट से। मैग्नेट एक ऐसा मटेरियल है विच हैज अ प्रॉपर्टी टू अट्रैक्ट सर्टेन मटेरियल्स। तो इसके पास कुछ अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी होती है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स को ये अट्रैक्ट करता है। तो इसके पास कौन सी प्रॉपर्टी है, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। दूसरा इसके पास एक प्रॉपर्टी और है जिसे हम बोलते हैं बेटा डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, डायरेक्शन शो करने की प्रॉपर्टी। आप जानते हैं किसी भी बार मैग्नेट को अगर हम फ्रीली सस्पेंड करें तो वो हमेशा किस डायरेक्शन में रेस्ट करता है, नॉर्थ साउथ में। तो जब हमने मैग्नेट पहली बार डिस्कवर किए तो तब तक हमें डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज का पता नहीं था। पहली बार हमने सिंपली अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज स्टडी की इसकी, या ऐसा कहिए कि हमने अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज ही देख पाए इसकी। अब मैग्नेटिज्म की शुरुआत कहां से होती है, इसके जो पुराने रिकॉर्ड्स हमारे पास हैं वो 6th सेंचुरी बीसी के कुछ रिकॉर्ड्स अभी भी हमारे पास हैं। मैग्नीशिया आइलैंड पे एक रॉक पाई गई जिस रॉक की प्रॉपर्टी थी कि वो आयरन के पीसेस को अट्रैक्ट करती थी। क्या करती थी, इसके पीछे बहुत सारी स्टोरीज हैं। एक स्टोरी तो ये भी है, एक शेफर्ड अपनी बकरियां चरा रहा था, उसकी स्टिक में कुछ लोहा लगा था, आयरन का पीस था नीचे, तो जैसे उसने एक रॉक पे रखी तो वो स्टिक उसके साथ चिपक गई। तो उसने कहा भाई ये पीस ऑफ आयरन, ये पीस ऑफ रॉक जो है ये आयरन के पीसेस को अट्रैक्ट करता है। तो पहली बार इसकी शुरुआत वहां से, जो रिकॉर्ड हमारे पास है, ठीक है। इसके सिवाय कुछ और भी हो सकता है। एनीवे, सबसे पहले जो प्रॉपर्टी डिस्कवर हुई मैग्नेट्स के बारे में वो क्या थी, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, कि मैग्नेट्स अट्रैक्ट कर लेते हैं कुछ मटेरियल्स को, जैसे कि आयरन हो गया, स्टील हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, जितने भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं उनको मैग्नेट्स अट्रैक्ट करते हैं। ये पहली बार कहां पे डिस्कवर हुआ, ये डिस्कवर हुआ था बेटा मैग्नीशिया आइलैंड पे, इसलिए इसके बेसिस पे इसको नाम दे दिया गया मैग्नेट। दूसरा, ये जो मैग्नेट था जो फर्स्ट टाइम हमने डिस्कवर किया, ये क्या था, इसको लोडस्टोन भी बाद में नाम दिया गया। ये था मैग्नेटाइट ओर, मैग्नेटाइट ओर। आप जानते हैं आयरन के दो ओर्स हैं, आयरन ऑक्साइड्स दो तरह के होते हैं, एक हेमेटाइट ओर, एक मैग्नेटाइट ओर, एक Fe2O3, एक Fe3O4। तो ये कौन सा था, Fe3O4। इसे हम ब्लैक आयरन ऑक्साइड भी कहते हैं, ब्लैक आयरन ऑक्साइड। ब्लैक आयरन ऑक्साइड क्या है, हेमेटाइट ओर। तो हमने देखा पहली बार ये जो रॉक डिस्कवर हुई ये हेमेटाइट ओर की बनी हुई थी। तो हमने देखा इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है, कुछ मटेरियल्स को अट्रैक्ट करती है। चूंकि ये मैग्नीशिया आइलैंड से मिली इसलिए इसको नाम दे दिया गया मैग्नेट। उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते ये कोई 1000 AD के आसपास हमने देखा चाइनीज लोग और बहुत सारे दुनिया के लोग इन्हीं मैग्नेट्स को इस्तेमाल करने लगे नेविगेशन के लिए। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी मतलब नेविगेशन, डायरेक्शंस डिटरमिन करने के लिए, नेविगेशन के लिए। जैसे आप जानते हैं कंपास, तो उन्होंने कंपास बना ली थी। अब इस कंपास को कहीं पे भी रखें हम अर्थ के सरफेस के ऊपर तो ये हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रेस्ट करती थी। तो इसके बेसिस पे हमें डायरेक्शंस का अंदाजा लगाने में हेल्प मिलने लगी, ठीक है। तो फिर अगली प्रॉपर्टी डिस्कवर हो गई डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। इसी के बेसिस पे इसको नाम दिया गया लोडस्टोन। लोडस्टोन का बेसिक मीनिंग था लीडिंग स्टोन, जो आपको दिशा दिखाए, एक ऐसा पत्थर जो आपको दिशा दिखाए, तो इसलिए इसको लीडिंग स्टोन कहा गया। इसका जो जिक्र है वो पहली बार विलियम गिलबर्ट की बुक जो कि 1000 AD में उसने लिखी थी, डी मैग्नेट, उसके अंदर ये जिक्र मिलता है कि मैग्नेट्स को हम नेविगेशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये थी थोड़ी सी हिस्ट्री इसकी बेटा मैग्नेट्स की, कि मैग्नेट्स कहाँ, जो रिटन रिकॉर्ड्स है हमारे पास, मैं उसी के बेसिस पे बात कर रहा हूँ, राइट। तो अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। चूंकि आपने ये चीज खुद एक्सपीरियंस की होगी, एक मैग्नेट के पीस के पास
अगर मैं दूसरा मैग्नेट ले आऊं, उसका नॉर्थ पोल इसके नॉर्थ के सामने उसका साउथ रखूं, तो मैं देखता हूं ये इसको अट्रैक्ट करेगा। या फिर कुछ आयरन के पीसेस अगर मैं यहां पे रख दूं, तो ये मैग्नेट का पीस आयरन के पीसेस को अट्रैक्ट करता है, उनके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता है। और अगर यहां नॉर्थ पोल के सामने मैं किसी दूसरे मैग्नेट का नॉर्थ पोल रख दूं, तो यहां पे रिपल्सिव फोर्स भी ऑपरेट करती है, ये इसको रिपेल कर रहा है। क्योंकि ये फोर्सेस एक डिस्टेंस से ऑपरेट कर रही हैं, इन दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, इन दोनों के बीच में गैप है, स्टिल इस गैप के बावजूद अगर ये फोर्स ऑपरेट कर रही है, इसका मतलब ये फोर्स कैसी फोर्स कहलाएगी? फील्ड फोर्स। क्योंकि इस नेचर में दो तरह की फोर्सेस होती हैं, एक होती हैं फील्ड फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्स भी फील्ड फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी फील्ड फोर्स है, और मैग्नेटिक फोर्स भी फील्ड फोर्स है। और दूसरी होती हैं कांटेक्ट फोर्सेस, जो हम कांटेक्ट से अप्लाई करते हैं जब दो बॉडीज के बीच में कांटेक्ट हो। जैसे नॉर्मल रिएक्शन, आप फ्री बॉडी डायग्राम्स ड्रॉ करते थे क्लास 11th में, बहुत सारी जगहों पे आपने नॉर्मल रिएक्शन ड्रॉ किया होगा। तो नॉर्मल रिएक्शन क्या है? कांटेक्ट फोर्स। जब तक कांटेक्ट नहीं होगा इस सरफेस से, तो कोई रिएक्शन नहीं मिलने वाला। एनीवे, नेचर में दो तरह की फोर्सेज हैं, फील्ड फोर्सेज एंड कांटेक्ट फोर्सेज। फील्ड फोर्सेज जो बिना कांटेक्ट के दूर से भी ऑपरेट कर जाए, चूंकि मैग्नेट्स के बीच में फोर्स बिना कांटेक्ट के भी ऑपरेट कर जाती है, तो इस फोर्स को भी हम फील्ड फोर्स कह सकते हैं कि नहीं? सो दिस इज अगेन कॉल्ड अ फील्ड फोर्स। तो अब कंसेप्ट आ गया मैग्नेटिक फील्ड का। तो हम ये कहते हैं एक मैग्नेट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होता है, एक मैग्नेट के आसपास उसका मैग्नेटिक फील्ड। फील्ड वो स्पेस है मैग्नेट के आसपास जहां तक मैग्नेट का असर महसूस हो सके। असर महसूस होने का मतलब इस मैग्नेट के आसपास अगर मैं दूसरा मैग्नेट लेकर आऊं या कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रखूं, तो ये उसको अट्रैक्ट कर ले, या दूसरा मैग्नेट रखा है अगर सेम पोलैरिटी के साथ रखा है, नॉर्थ के सामने नॉर्थ या साउथ के सामने साउथ, तो ये उसको रिपेल करे। तो मैग्नेट के आसपास की उस स्पेस को हम क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस मैग्नेट। तो शुरुआत यहां से हुई, लेकिन लेटर ऑन आगे बढ़ते बढ़ते एक साइंटिस्ट थे ऑर्स्टेड, शायद आपने क्लास 10th में थोड़ा सा इनका नाम सुना होगा। ऑर्स्टेड का एक एक्सपेरिमेंट था, एक सेरेंडीपिटी हो गई। सेरेंडीपिटी, व्हाट इज सेरेंडीपिटी? क्या आपको पता है व्हाट इज सेरेंडीपिटी? बेटा, सेरेंडीपिटी इज डिस्कवरी मेड बाय चांस। आप कर तो कुछ और रहे थे, बट एक्सपेरिमेंट किसी और चीज को लेके हो रहा था, बट डिस्कवर कुछ और हो जाए, दैट इज कॉल्ड सेरेंडीपिटी। सेरेंडीपिटी इज डिस्कवरी मेड बाय चांस। इट इज डिस्कवरी मेड बाय चांस। सो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट जो है, दैट इज डिस्कवरी मेड बाय चांस, दैट इज अ सेरेंडीपिटी। एक्सपेरिमेंट किसी और चीज को लेके हो रहा था, बट पता चला करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट्स भी होते हैं। कैसे? देखिए बेटा, अभी मैंने डायरेक्टिव प्रॉपर्टी की बात की। विलियम गिलबर्ट ने अपनी बुक में लिखा था कि ये मैग्नेट्स पर्टिकुलरली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही क्यों रेस्ट करते हैं। उन्होंने कहा था अर्थ इटसेल्फ बिहेव एज अ वेरी बिग बार मैग्नेट, अर्थ इटसेल्फ हैज मैग्नेटिक पोलैरिटी। अर्थ के एक एंड पे नॉर्थ पोल और एक एंड पे साउथ पोल है, तो अर्थ इटसेल्फ बिहेव एज अ वेरी बिग बार मैग्नेट। तो मान लीजिए ये अर्थ है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन में टॉप मोस्ट पॉइंट को हम बोलते हैं नॉर्थ पोल, बट इसको बोलूंगा ज्योग्राफिक नॉर्थ, और बॉटम वाला पॉइंट इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन पे जो है दैट इज कॉल्ड एज साउथ पोल, मतलब ज्योग्राफिक साउथ। विलियम गिलबर्ट ने यह कहा था, इस तरह से अपीयर होता है कि मानो इसी एक्सिस के अलोंग एक बहुत बड़ा बार मैग्नेट बरी कर दिया गया हो, लेकिन इस बार मैग्नेट का साउथ ऊपर और नॉर्थ नीचे है। मतलब इसकी मैग्नेटिक पोलैरिटी ज्योग्राफिक पोलैरिटी के ठीक ऑपोजिट है। हालांकि बिल्कुल कोइंसाइड नहीं करते, एक्सिस थोड़ा सा इनके बीच में एंगल रहता है। ये हम अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे जब हम मैग्नेटिज्म में आएंगे। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, फिलहाल शॉर्टकट में। तो अर्थ के सरफेस के ऊपर जब भी आप कोई बार मैग्नेट सस्पेंड करोगे, तो उस बार मैग्नेट का नॉर्थ, ये सरफेस के ऊपर की बात है, ये मैग्नेट ब्लैक कलर से जो मैंने शो किया, ये अंदर बरीड है। सरफेस के ऊपर अगर आपने बार मैग्नेट सस्पेंड किया, तो इसका नॉर्थ मैग्नेटिक साउथ की ओर अट्रैक्ट होगा, मैग्नेटिक साउथ। और मैग्नेटिक साउथ कहां पे है? जहां ज्योग्राफिक नॉर्थ है। तो मतलब अगर मैं बार मैग्नेट को सस्पेंड करूं, इस बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल जिस डायरेक्शन को पॉइंट करेगा, पक्की बात है वो डायरेक्शन ज्योग्राफिक नॉर्थ है, ज्योग्राफिक नॉर्थ। हाँ, वहां मैग्नेटिक साउथ है। तो मैग्नेटिक साउथ इस बार मैग्नेट के नॉर्थ को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। सो दैट इज ज्योग्राफिक नॉर्थ डायरेक्शन। तो हम जब भी कोई कंपास कहीं पर रखते हैं, कंपास की ये जो टिप है नीडल की, ये नॉर्थ पोल इंडिकेट करती है, छोटा सा बार मैग्नेट है ये कंपास खुद भी। हाँ, तो ये कहां रेस्ट करेगी? ये ज्योग्राफिक नॉर्थ की ओर पॉइंट करेगी या मैग्नेटिक साउथ की ओर? SM, मैग्नेटिक साउथ।
और इस कंपास का साउथ या तो मैग्नेटिक नॉर्थ की ओर पॉइंट करेगा, और जहां मैग्नेटिक नॉर्थ है वहां ज्योग्राफिक साउथ पोल है। वी हैव गॉट अ ज्योग्राफिक साउथ पोल ओवर देयर, ठीक है। तो इस तरह से ये रेस्ट करेगा। बट इसके सिवाय अगर आप एक दूसरा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट यहां पे लाके रख दो, एक पास में एक बार मैग्नेट लेकर आए, जैसे ये बार मैग्नेट आपने यहां लाके रखा, मान लो इसका साउथ पोल इधर है, तो ये इसके नॉर्थ को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो अब इस कंपास की ओरिएंटेशन ये हो जाएगी, मतलब अगर आप बार मैग्नेट को सस्पेंड करें, कंपास को रखें, वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रेस्ट करेगी। अगर ये नॉर्थ साउथ से डेविएट करती है तो पक्की बात है कोई दूसरा मैग्नेट इसके पास आ चुका है, कोई दूसरा मैग्नेटिक फील्ड इसके करीब आ चुका है, ठीक है। तो ये जो सेरेंडिपिटी की मैं बात कर रहा था, हालांकि रिकॉर्ड्स में यहां पे भी कुछ कंफ्यूजन है कि हैंस क्रिस्टीन ऑर्स्टेड जो इनका पूरा नाम था, इनसे पहले ये एक्सपेरिमेंट कोई और कर चुके थे। वो बाय प्रोफेशन वो जेंटलमैन एक जज थे, उन्होंने अपने घर पे एक छोटी लैब बनाई थी जिसमें इलेक्ट्रिसिटी को लेकर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते रहते थे, और उन्होंने उसमें ये सेरेंडिपिटी की। बट उस टाइम पे वो ज़्यादा पेपर्स वगैरह पब्लिश कर नहीं पाए। बाद में हैंस क्रिस्टीन ऑर्स्टेड ने इसको डिटेल में स्टडी किया और उसके ऊपर पेपर्स पब्लिश किए, इसीलिए इनके नाम से ये रजिस्टर्ड है। एनीवे, किसी के नाम से भी हो, कंसेप्ट समझिए। क्या देखा उन्होंने, एक टेबल के ऊपर एक कंपास रखी थी और आगे पीछे वायर्स थी बहुत सारी, वो किसी और सर्किट पे काम कर रहे थे, कुछ और काम कर रहे थे इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड। लेकिन उन्होंने क्या देखा, जैसे उन्होंने सर्किट को स्विच ऑन किया, उन वायर्स के पास जो रखी हुई कंपास है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से डिफ्लेक्ट हुई, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से डिफ्लेक्ट होगी, नॉर्थ साउथ से डिफ्लेक्ट हो गई। कब? यहां कंपास रखी थी, कंपास के आसपास वायर्स का मैश था, कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट था, जैसे सर्किट स्विच ऑन किया कंपास अपनी ओरिजिनल पोजीशन से डेविएट हो गई। अभी अभी बताया था ये कंपास तभी डेविएट होगी नॉर्थ साउथ से जब कोई पास दूसरा मैग्नेट आएगा, या ऐसा कहिए कोई दूसरा मैग्नेटिक फील्ड इस पे एक्ट करेगा। अब यहां पे कोई मैग्नेट था नहीं, लेकिन क्या था, सर्किट में करंट फ्लो कर रहा था, तो इससे पता चला करंट के भी मैग्नेटिक इफेक्ट्स हो सकते हैं। एक करंट कैरिंग कंडक्टर भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। आपको याद होगा क्लास 10th में आपने पढ़ा था, अगर एक स्ट्रेट कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर, इस डायरेक्शन में, इसमें अगर सपोज करंट फ्लो कर रहे हैं, तो इसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। उन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की शेप कैसी रहती है? इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। बेटा ये क्लास 10th में आप पढ़ चुके हैं। हाँ, सर्कल क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, उसके लिए रूल था राइट हैंड थंब रूल। अपने राइट हैंड की फिस्ट में इस कंडक्टर को पकड़िए सो दैट थंब पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, देन द डायरेक्शन ऑफ कर्लिंग ऑफ फिंगर्स विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो कि मैंने डायग्राम में भी शो की। ये क्लास 10th में आप पढ़ चुके हैं कि करंट कैरिंग कंडक्टर अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। तो बहुत लेट आके हमें पता चला कि करंट के भी मैग्नेटिक इफेक्ट्स हो सकते हैं। बहुत लेट आके हमें पता चला कि करंट के भी मैग्नेटिक इफेक्ट्स हो सकते हैं। लेकिन पहले हम पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, और बाद में पढ़ेंगे हम परमानेंट मैग्नेट्स। इसके पीछे का रीजन है क्यों हम पहले मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट ही पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, आगे डिस्कवरीज होती गई, पता चला भाई परमानेंट मैग्नेट्स के मैग्नेटिज्म का कारण भी करंट था। कौन सा करंट? इलेक्ट्रॉनिक करंट। जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज पार्टिकल है, एंड फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड एज करंट। तो वो जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैग्नेटिक पोलैरिटी। परमानेंट मैग्नेट्स के केस में भी, अर्थ के मैग्नेटिज्म के केस में भी, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक पोलैरिटी कहिए। इसके सिवाय आपने हो सकता है ये भी पढ़ा हो कि अगर कोई सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल है, इसमें करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, जहां से आप देख रहे हैं, तो इसके सरफेस पे नॉर्थ पोलैरिटी आ रही होगी, यहां नॉर्थ पोल क्रिएट होगा। और अगर यहां पर क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है तो इसके इस एंड पे साउथ पोलैरिटी होगी। मान लीजिए आपके सामने मैं एक कॉइल रख रहा हूं, अगर आप वहां से देख रहे हैं आपके लिए करंट क्लॉकवाइज है, तो मेरे लिए वही करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा। मुझे देखने में वो कैसा अपीयर हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। मतलब एक फेस पे अगर क्लॉकवाइज करंट है तो दूसरे फेस को देखने पे आपको इसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज दिखेगी। मतलब एक साइड साउथ पोल है तो दूसरी साइड नॉर्थ पोल ही आ रहा होगा। तो एवरी करंट कैरिंग कॉइल बिहेव एज अ बार मैग्नेट, एज अ मैग्नेटिक डायपोल। बार मैग्नेट मींस डायपोल, डायपोल, टू पोल्स। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन थे बेटा। तो यहां पे आके हमें हैंस क्रिस्टीन ऑर्स्टेड के एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि करंट के भी मैग्नेटिक इफेक्ट्स हो सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड करंट भी क्रिएट कर सकता है।
पहले तो ये पता चला, बाद में जाके पता चला ऐसा नहीं है कि करंट भी मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट कर सकता है, ऐसा है कि सिर्फ और सिर्फ करंट ही मैग्नेटिक इफेक्ट्स क्रिएट कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ करंट ही मैग्नेटिक इफेक्ट्स को क्रिएट कर सकता है। ये सबसे लास्ट में आके पता चला, लेकिन हम सबसे पहले करंट के ही मैग्नेटिक इफेक्ट्स पढ़ रहे हैं, क्योंकि हर परमानेंट मैग्नेट्स के मैग्नेटिज्म का कारण भी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक करंट। ठीक है, तो इसलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। चलिए वन बाय वन जैसे जैसे जो जो टॉपिक बताऊंगा बेटा अच्छे से फॉलो कीजिएगा, नोट्स बनाइएगा, सिस्टम को फॉलो कीजिएगा। पिछले चैप्टर में जो कुछ कमियां रह गई हैं वो यहां रिपीट ना होने पाए। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करते हैं। क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड, क्या है इसकी यूनिट्स, एक एक करके सारी चीजों पे आते हैं। तो सबसे पहले हमने अभी तक पास्ट में कौन कौन से फील्ड्स पढ़े हैं। सबसे पहला फील्ड आपने पढ़ा बेटा ग्रेविटेशनल फील्ड, जो कि क्लास 11th में पढ़ा था। क्लास 12th में आते ही आपने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड, और अभी हम क्लास 12th में ही पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहले ध्यान दीजिए बेटा, ग्रेविटेशनल फील्ड का सोर्स क्या होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड कौन प्रोड्यूस करता है, मास। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन प्रोड्यूस करता है, चार्ज, या फिर मैं ऐसा कहूं स्टैटिक चार्ज। चार्जेस अगर रेस्ट में है तो वो कैसा फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। बड़ी मजे की बात यह है कि ग्रेविटेशनल फील्ड मास ने प्रोड्यूस किया, तो ये फोर्स भी किस पे लगाएगा, मास पे ही। अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है, इस ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर कोई भी बॉडी अगर मैं रखूं, अगर इस बॉडी के पास मास है तो अर्थ इसे अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी। तो ग्रेविटेशन फील्ड का सोर्स भी मास है और फोर्स भी किस पे लगाता है, ये फील्ड फोर्स है। ये फील्ड किस पे फोर्स लगाता है, मास पे ही, जिसने प्रोड्यूस किया जो सोर्स है। मतलब उसी मास पे नहीं लगाएगा, इसका फील्ड है तो ये इस पे फोर्स नहीं लगाएगा, बट कोई दूसरा मास इसके फील्ड में आ गया तो ये उस पे फोर्स लगाने वाला है। तो ग्रेविटेशन फील्ड जनरेट भी मास ने किया, फोर्स किस पे लगाएगा, मास पे। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड कौन क्रिएट करता है बेटा, चार्ज पार्टिकल्स। अभी अभी हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था पीछे, तो ये फोर्स भी किस पे लगाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज पे। एक चार्ज के आसपास उसका इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर दूसरा चार्ज आसपास आ गया या तो उसको अट्रैक्ट कर लेगा या रिपेल कर देगा। तो फील्ड प्रोड्यूस किसने किया, चार्ज ने। फील्ड ने फोर्स किस पे लगाई, चार्ज पे। अब आते हैं मैग्नेटिक फील्ड में। अभी लास्ट में हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में डिस्कस किया था सिमेट्री, तो वही सिमेट्री यहां पे भी एप्लीकेबल होगी अलग अलग जगहों पर। जरा चेक करते हैं कैसे। तो मैग्नेटिक फील्ड किसने प्रोड्यूस किया बेटा, मूविंग चार्ज ने। अभी अभी हमने देखा करंट ने, मूविंग चार्ज ने। तो ये फोर्स भी किस पे लगाएगा, मूविंग चार्ज पे ही। अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई स्टैटिक चार्ज पार्टिकल में रख दो रेस्ट पे, तो उस पर कोई फोर्स नहीं एक्ट करने वाली। अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैं कोई चार्ज पार्टिकल रख दूं जो कि रेस्ट पे हो, तो उस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगी। हां, अगर ये चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा हो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो इस पे एक मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगी। ठीक है, सिवाय एक डायरेक्शन के कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव कर रहा होगा तो नहीं करेगी, वो आगे डिस्कस करते हैं। बट इसको जब हम टेक्निकली बोलते हैं तो हम इसे कहते हैं जी मैग्नेटिक फील्ड का जो सोर्स है, मूविंग चार्ज कहना थोड़ा सा वेग वर्ड हो जाएगा, हम टेक्निकली कोई ना कोई फिजिकल क्वांटिटी इसको असाइन करते हैं। तो वो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, दैट इज करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट दैट इज I इंटू DL, I इंटू DL। क्योंकि अगर किसी भी कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है, मान लीजिए किसी भी शेप का कोई कंडक्टर है, इसमें से करंट I फ्लो कर रहा है, तो इस कंडक्टर को आप छोटे छोटे लेंथ एलिमेंट्स में तोड़ सकते हैं। कोई एक लेंथ एलिमेंट अगर मैं ले लूं, इसकी लेंथ है DL, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा इसके आसपास की स्पेस में। हाँ, एक DL का फील्ड मिल जाए तो हम टोटल फील्ड के लिए हम इसको इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो हम ये बोलेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स क्या है, दैट इज करंट एलिमेंट एंड इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी I इंटू DL। अब DL तो छोटा सा लेंथ एलिमेंट है, होगा तो ये स्ट्रेट लाइन, इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, वही वाली जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। सो अब याद रखेंगे आप। सो मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स क्या है, करंट एलिमेंट। अगले टॉपिक्स में जब मैं बायट सावर्ट लॉ बताऊंगा उसमें दोबारा ये आएगा कंसेप्ट कि मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स क्या है, करंट एलिमेंट। राइट, अब यही चीज मान लीजिए आपके पास बेटा एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है I। इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे चलेंगे, इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। अगर मैं यहां पे एक स्टैटिक चार्ज रखूं Q, अगर इट इज स्टैटिक, तो इस स्टैटिक चार्ज पे नो फोर्स एक्ट्स, नो फोर्स एक्ट्स, इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं एक्ट करती अगर ये चार्ज पार्टिकल स्टैटिक है। तो अगर इसी चार्ज पार्टिकल को यहां प्रोजेक्ट कर दूं किसी वेलोसिटी v के साथ, अब इसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगी, F मैग्नेटिक।
दिस इज मैग्नेटिक फोर्स, जो कि इस कंडक्टर की तरफ डायरेक्टेड होगी, ये धीरे धीरे इस कंडक्टर की तरफ जाना शुरू करेगा, ठीक है। दिस इज मैग्नेटिक फोर्स। तो अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है तब तो कोई फोर्स नहीं एक्ट कर रही है, अगर चार्ज पार्टिकल मोशन में है तो इस पे फोर्स एक्ट कर रही है। ये फोर्स कौन सी है? मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड किसने प्रोड्यूस किया? करंट कैरिंग कंडक्टर ने। तो करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर भी चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं, सो मूविंग चार्ज ही फील्ड क्रिएट कर रहा है और फोर्स भी किस पे लगा रहा है? मूविंग चार्ज पे। अगर ये चार्ज रेस्ट पे हो तो इस पे कोई फोर्स नहीं एक्ट करेगी, राइट। ये बात आई होप आपको समझ आई होगी। अब एक छोटा सा कंसेप्ट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, इस पे ध्यान दीजिएगा बेटा। अगर आप ऑब्जर्वर हैं यहां पे, सपोज यू आर ए ऑब्जर्वर, लेट अस से ओ इज एन ऑब्जर्वर, बट ये ऑब्जर्वर कैसा है? स्टैटिक ऑब्जर्वर है। स्टैटिक ऑब्जर्वर मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस स्टैटिक है। तो ये जो हमने अभी तक डिस्कशन की है इसी के लिए थी, स्टैटिक ऑब्जर्वर के लिए ही, कि इसके सामने करंट फ्लो कर रहा है, चार्ज पार्टिकल इधर मूव कर रहा है, तो ये चार्ज पार्टिकल इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, इस करंट कैरिंग कंडक्टर की तरफ, इस डायरेक्शन में इस पे एक मैग्नेटिक फोर्स एक्ट कर रही है। मान लीजिए यही जो ऑब्जर्वर है ओ डैश, अब ये स्टैटिक ना होके मूविंग ऑब्जर्वर बन जाए, मूविंग ऑब्जर्वर बट कांस्टेंट वेलोसिटी लेट अस से v डैश के साथ, कांस्टेंट वेलोसिटी v डैश, नॉट इक्वल टू v बट v डैश। चलिए हम एक काम करते हैं, v डैश छोड़िए, v को ले लो, बिल्कुल इसी वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है जिस वेलोसिटी से ये चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है। अगर हमारा ऑब्जर्वर भी मूव कर रहा है चार्ज पार्टिकल के साथ साथ, तो इसको चार्ज पार्टिकल मूव करता हुआ दिखेगा कि रेस्ट में दिखेगा? मान लो ये चार्ज पार्टिकल इधर जा रहा है वेलोसिटी v के साथ, ऑब्जर्वर भी इसके साथ साथ चला जा रहा है वेलोसिटी v के साथ, तो दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में हुए कि नहीं? रिलेटिव वेलोसिटी याद है? तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू मूविंग ऑब्जर्वर v माइनस v इज 0, तो इसके रिस्पेक्ट में ये चार्ज पार्टिकल कैसा हो गया? स्टैटिक। जैसे पहले मैंने बताया था स्टैटिक चार्ज पे कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं एक्ट करती, लेकिन अब ये एक्चुअली स्टैटिक नहीं है, अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा मूव कर रहा है, अब ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, तो उसके रिस्पेक्ट में ये स्टैटिक हुआ कि नहीं? लेकिन स्टिल इस पे फोर्स एक्ट कर रही है। जब इसके लिए चार्ज पार्टिकल स्टैटिक है, तो स्टैटिक चार्ज पे जो फोर्स एक्ट करती है वो कौन सी एक्ट करती है? इलेक्ट्रिक फोर्स। मूविंग चार्ज पे जो फोर्स एक्ट करे वो मैग्नेटिक फोर्स है, अगर मूविंग चार्ज है तो। अगर स्टैटिक चार्ज है उस पर मैग्नेटिक फोर्स तो नहीं एक्ट कर सकती, हाँ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैटिक चार्ज पे फोर्स लगाएगा। तो अब इस फोर्स को हम क्या नाम देंगे? इस ऑब्जर्वर के लिए ये फोर्स कैसी बन जाएगी? अब ये फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स बन जाएगी। कैसी फोर्स बनेगी? इलेक्ट्रिक फोर्स। क्यों? क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में ये रेस्ट पे है, इसने देखा चार्ज पार्टिकल रेस्ट में, एक्चुअली हालांकि मूव कर रहा है वो, बट इसके रिस्पेक्ट में वो रेस्ट में है, तो इसने देखा इस पे फोर्स एक्ट कर रही है, तो वो फोर्स पक्की बात है कौन सी फोर्स होनी चाहिए? इलेक्ट्रिक फोर्स। इसलिए ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स है, इन दोनों को कंबाइंड नाम एक हम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अगर कभी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहा जाए तो उसमें इलेक्ट्रिक फोर्सेस भी इंक्लूडेड है और मैग्नेटिक भी। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कब इलेक्ट्रिक अपीयर होगी, कब मैग्नेटिक अपीयर होगी, ये डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, कैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपने चूज किया। ठीक है, समझ आ गई? अगर ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव कर रहा है उसी वेलोसिटी v के साथ, तो इसके लिए यही फोर्स इलेक्ट्रिक है। अगर ये रेस्ट पे होता या इसकी वेलोसिटी से ज्यादा या कम होती, तो इसमें इसके रिस्पेक्ट में यही फोर्स कौन सी हो जाती है? मैग्नेटिक। इन बिटवीन ये दोनों के कॉम्बिनेशन भी अपीयर हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम इस फोर्स को नाम देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। वैसे भी क्लास 11th में आपने पढ़ा था यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म चैप्टर 1 में। अब आप बोलोगे सर चैप्टर 1 क्या, हमने तो लास्ट नहीं पढ़ा, ऑसिलेशन एंड वेव्स अच्छे से नहीं पढ़ा, तो 1 क्या कहाँ पढ़ेंगे, जो कि एग्जाम में पूछा ही नहीं जाता। एनीवे, यूनिफिकेशन में हमारी टेंडेंसी होती है ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट्स को हम यूनिफाई कर पाएं, फिजिक्स के ज़्यादा से ज़्यादा फिनोमिना को कम से कम लॉज की टर्म्स में एक्सप्लेन कर पाएं। तो दिस इज यूनिफिकेशन। तो हमने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस को यूनिफाई करके इसको एक ही कॉमन नाम दे दिया, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, एनीवे दिस वाज नॉट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, अब चलिए अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करना भी जरूरी है कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करते थे, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 10 न्यूटन पर कूलम है, यहाँ 20। तो वैसे ही अगर मैग्नेटिक फील्ड को हमें डिफाइन करना हो या मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को हमें डिफाइन करना हो, तो उसे हम क्या नाम देते हैं और किससे डिनोट करते हैं? उसे हम डिनोट करते हैं बेटा मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। उसका नाम देते हैं मैग्नेटिक फील्ड
इंडक्शन भी आप कह सकते हैं, और आप इसे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कह सकते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, दोनों तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड को आप ई वेक्टर से डिनोट करते थे, बट मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन कहूं, इसको आप किससे डिनोट करते हैं? बी वेक्टर से। इट इज डिनोटेड बाय बी वेक्टर। सो बी इंडिकेट्स मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। सिंपल वर्ड्स में आप इसको मैग्नेटिक फील्ड कह सकते हैं। बी रिप्रेजेंट्स मैग्नेटिक फील्ड। गॉट इट? ऑब्वियसली मैंने यहां पे आप अगर देखें वेक्टर साइन लगाया तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। इसके यूनिट क्या है बेटा? इसकी यूनिट होती है 1 टेस्ला, TESLA, टेस्ला। टेस्ला को ही आप 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं। WB स्टैंड्स फॉर वेबर। 1 टेस्ला कहें या 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, एक ही बात है। सो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की SI यूनिट क्या है? 1 टेस्ला और 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। दिस इज बेसिकली SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। अभी डिफाइन करना बाकी है, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, बट डिफाइन करने से पहले मैंने आपको बताया कि SI यूनिट है 1 टेस्ला या 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये वेबर किसकी यूनिट है? वेबर बेसिकली मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट है। मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। अब मैग्नेटिक फ्लक्स को हम डिनोट करेंगे फाई विद अ सबस्क्रिप्ट बी से। इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो आप पढ़ ही चुके हैं, उसको भी फाई से डिनोट करते थे, तो इसको भी फाई से ही डिनोट कर रहे हैं, बट फाई विद अ सबस्क्रिप्ट बी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता था? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ पर्टिकुलर एरिया, क्योंकि फ्लक्स किसका होगा? एरिया का। सिमिलरली मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या होगा? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ पर्टिकुलर एरिया। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? जैसे वहां पे था E डॉट ए, तो ये होना चाहिए B वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर, या फिर हम इसको लिख सकते हैं BA cos थीटा। क्या लिख सकते हैं? BA cos थीटा। अब आप यहां पे देखिए B की यूनिट अभी अभी हमने बताई 1 टेस्ला, ए की यूनिट क्या होगी? 1 मीटर स्क्वायर। कॉस थीटा की तो कोई यूनिट होगी नहीं, और इसकी यूनिट क्या है? 1 वेबर। वेबर, WEBER, वेबर। तो फ्लक्स की यूनिट 1 वेबर है, और 1 वेबर किसके इक्वल है? 1 वेबर इज इक्वल टू 1 टेस्ला इंटू 1 मीटर स्क्वायर। तो क्या इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि 1 टेस्ला क्या होगा? 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, राइट? समझ आ गया? ऐसा यूनिट क्या है? 1 टेस्ला या 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। वेबर क्या है? फ्लक्स की यूनिट। अब सीजीएस यूनिट की भी बात कर लेते हैं बेटा। सीजीएस, तो इसकी सीजीएस यूनिट है 1 कैपिटल G। कैपिटल G स्टैंड्स फॉर गॉस, 1 गॉस। सो 1 गॉस इज द सीजीएस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। और 1 टेस्ला और 1 गॉस में क्या कोई रिलेशन है? यस। 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4 गॉस। 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4 गॉस, या 1 गॉस इज 10 टू द पावर -4 टेस्ला। ठीक है। हालांकि जैसे कैपेसिटेंस में आपने यूनिट पढ़ी थी फैरेड, और हमने कहा था फैरेड इज अ वेरी लार्ज यूनिट। फैरेड इज अ वेरी 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 लार्ज यूनिट। सिमिलरली बेटा टेस्ला इटसेल्फ इज अ वेरी लार्ज यूनिट, क्योंकि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम बात करें, अर्थ के सरफेस पे जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, जियो मैग्नेटिक फील्ड या अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, उसका जो ऑर्डर है वो ऑर्डर बेटा रहता है 10 टू द पावर -5 टेस्ला, आप ऐसा कह लो, या 10 टू द पावर -1 गॉस। ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू रहती है अर्थ के सरफेस के ऊपर। कहीं पे भी चले जाएं, थोड़ी बहुत वेरिएशन है कि, बट जब हम यहां ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो उसका ऑर्डर यही रहेगा 10 टू द पावर -5 टेस्ला। तो समझ आया? मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को क्या नाम देते हैं हम? दैट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। डिनोट किससे करते हैं? बी वेक्टर से। मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की बजाय हम इसको और क्या नाम दे सकते हैं? वी कैन ऑल्सो कॉल इट मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, डिनोटेड बाय बी वेक्टर। इसकी एसआई यूनिट दैट इज 1 टेस्ला, कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, या 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। वेबर क्या थी? मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट। और सीजीएस यूनिट है 1 गॉस। गॉस और टेस्ला में ये रिलेशन है, 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4 गॉस। ठीक है। तो भैया यूनिट तो हमने डिफाइन कर दी, बट ये तो बताया ही नहीं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, इसको डिफाइन कैसे करें। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड
इंटेंसिटी को जब हम डिफाइन करते थे वो थी फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज, न्यूटन पर कूलम, 10 न्यूटन पर कूलम, 20 न्यूटन पर कूलम, 30 न्यूटन पर कूलम। हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखते थे। पर यूनिट चार्ज जितनी फोर्स एक्ट कर जाए, मतलब पर कूलम ऑफ चार्ज अगर 10 न्यूटन की फोर्स एक्ट करे तो पक्की बात है इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 10 न्यूटन पर कूलम। और जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स एक्ट करे वही डायरेक्शन होगी किसकी, मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड की। एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड समझने के लिए हम क्या करते थे कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज वहां पे रखते थे। जितनी फोर्स और जिस डायरेक्शन में एक्ट कर जाए ठीक उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी और वही उसकी डायरेक्शन होगी। ठीक है, क्योंकि फील्ड का काम क्या है, फोर्स लगाना, तो फोर्स की टर्म्स में इसको समझेंगे ना, इजंट इट। चलिए जरा देखते हैं। तो अब यहां मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन को भी डिफाइन करना है हमें। फील्ड का काम क्या है, फोर्स लगाना, तो इसको भी किसकी टर्म्स में डिफाइन करेंगे, फोर्स की टर्म्स में, इजंट इट। अब ये मैग्नेटिक फील्ड फोर्स किस पे लगाता है, अभी बताया था, मूविंग चार्जेस पे फोर्स लगाता है ये। तो हम मूविंग चार्जेस पे पहले फोर्स डिटरमिन करते हैं। अगला हमारा हेडिंग आप लिख सकते हैं बेटा, मैग्नेटिक फोर्स experienced by magnetic force experienced by a moving charge, magnetic force experienced by a moving charge inside a uniform magnetic field, inside a uniform magnetic field B। एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी है, उसके अंदर हमने एक चार्ज पार्टिकल रखा, हाँ चार्ज पार्टिकल रखा नहीं, मूव कराया, तो हमने देखा उस पे कितनी फोर्स एक्ट कर रही है। तो ये जब हमने देखा तो इसके बाद हमने कुछ एनालिसिस किए, बार बार एक्सपेरिमेंट्स रिपीट किए, तो हमने ये देखा जो मैग्नेटिक फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। कॉमन सेंस की बात है, चार्ज ज्यादा होगा तो फोर्स ज्यादा एक्ट करनी चाहिए कि नहीं। फिर हमने देखा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल, क्योंकि स्टैटिक चार्ज पार्टिकल पे फोर्स ही नहीं एक्ट कर रही, ये किस पे एक्ट कर रही है, मूविंग पे। तो जितना ज्यादा मोशन इतनी ज्यादा फोर्स, बिना एक्सपेरिमेंट के भी हम कॉमन सेंस से ये समझ सकते हैं। एंड इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा तो ज्यादा फोर्स एक्ट करेगी, वीक फील्ड होगा तो कम फोर्स एक्ट करेगी, कॉमन सेंस की बात है ये। फिर एक एक्सपेरिमेंट और किया गया, हमने क्या देखा, फील्ड फिक्स कर दिया, एक स्पेस के अंदर एक फील्ड है, यूनिफॉर्म फील्ड है बी, चार्ज भी फिक्स कर दिया, हमने एक फिक्स चार्ज पार्टिकल लिया क्यू और इसकी वेलोसिटी भी फिक्स कर दी। तो इसको बार बार कभी इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया वेलोसिटी v के साथ, कभी यहां प्रोजेक्ट किया, कभी यहां किया, कभी यहां किया, तो अलग अलग ओरिएंटेशंस पे हमने इसको प्रोजेक्ट करके देखा कि इसके ऊपर कितनी मैग्नेटिक फोर्स एक्ट कर रही है। हमने ये देखा कि अगर चार्ज पार्टिकल q वेलोसिटी v के साथ ट्रेवल कर रहा है पैरेलल टू फील्ड या फिर एंटी पैरेलल टू फील्ड, फील्ड के डायरेक्शन में या फील्ड के ऑपोजिट, तो नो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट्स। तो इन दोनों केसेस में फोर्स कितनी आ रही थी, 0। चार्ज पार्टिकल स्टैटिक हो फिर तो फोर्स नहीं एक्ट कर रही, वो तो हमने पहले देख लिया, रेस्ट पे रखा तो कोई फोर्स एक्ट नहीं की। अब मोशन में भी फोर्स दो केसेस में नहीं एक्ट कर रही, कब, जब मोशन पैरेलल टू फील्ड है या एंटी पैरेलल टू फील्ड है। फील्ड के अलोंग, फील्ड के डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट करो तो कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं एक्ट कर रही, फील्ड के ऑपोजिट प्रोजेक्ट करो तो भी कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं एक्ट करती। ठीक है, ये हमने एक्सपेरिमेंटली देखा। और बाकी सभी ओरिएंटेशंस में फोर्स एक्ट कर रही थी। हाँ, जितना स्मॉल ये एंगल था उतनी स्मॉल फोर्स, जितने लार्ज एंगल पे आप प्रोजेक्ट कर रहे थे उतनी लार्ज फोर्स एक्ट कर रही थी। हाईएस्ट फोर्स कब थी, जब चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलर टू फील्ड हमने प्रोजेक्ट किया। तो इन दिस केस फोर्स वाज मैक्सिमम, मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द मूविंग चार्ज पार्टिकल वाज मैक्सिमम। तो इस केस में ये फोर्स हाईएस्ट आई, मैक्सिमम आई। किस केस में, जब हमने चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया परपेंडिकुलर टू द फील्ड। क्या किया हमने, चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया परपेंडिकुलर टू फील्ड, तो हाईएस्ट फोर्स आई। और जब पैरेलल टू फील्ड या एंटी पैरेलल टू फील्ड, थीटा 0 या थीटा 180 पे प्रोजेक्ट किया तो 0 फोर्स आई। तो इसके बेसिस पे हमने कहा एफ इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जस्ट v, इट इज प्रोपोर्शनल टू v sin थीटा। क्यों, क्योंकि मान लो v की डायरेक्शन ये है, यहां फील्ड के साथ एंगल थीटा है, तो v के दो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक होगा v पैरेलल, पैरेलल टू फील्ड कितना होना चाहिए, v cos थीटा, इजंट इट।
और दूसरा कंपोनेंट होगा v परपेंडिकुलर। v परपेंडिकुलर क्या होगा? v sin थीटा। तो v को गायब ही कर दिया हमने, v की जगह उसके दो कंपोनेंट ले आए, तो हमने देखा इस कंपोनेंट की वजह से कोई फोर्स है नहीं क्योंकि ये पैरेलल टू फील्ड है। तो इसके बाद एक ही कंपोनेंट बचा परपेंडिकुलर टू फील्ड, और वैसे भी देखा जब परपेंडिकुलर टू फील्ड प्रोजेक्ट करें तो फोर्स हाईएस्ट है। तो अब हमने थोड़ी सी चेंज लाई। पहले हमने कहा था फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू Q, V एंड B। अब हमने कहा फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू Q, ज्यादा चार्ज तो ज्यादा फोर्स, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू B, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड तो ज्यादा फोर्स, एंड फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू V sin थीटा, दैट इज परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। वेलोसिटी का जो कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड एक्ट कर रहा है, उसकी जितना ज्यादा वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा उतनी ज्यादा फोर्स एक्ट करेगी। ठीक है, सो व्हाट डू वी गेट? कंबाइनिंग वी गेट, इन सबको हमने कंबाइन किया, कंबाइनिंग वी गेट, व्हाट डू वी गेट? वी गेट F is proportional to Q V B sin थीटा, isn't it? अगर मैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाऊं तो यहां एक प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएं तो एक कांस्टेंट यूज करेंगे K Q V B sin थीटा, ये आ गया रिलेशन। और बाद में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके हमें ये पता चला कि द वैल्यू ऑफ K इज 1 इन दिस केस। इन दिस केस, इस केस में K की वैल्यू 1 आती है। चूंकि K की वैल्यू 1 आ गई तो अब हम ये कह सकते हैं F इज इक्वल टू Q V B sin थीटा। तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल Q वेलोसिटी v के साथ ट्रेवल कर रहा है किसी मैग्नेटिक फील्ड B के अंदर एट एन एंगल थीटा टू इट, तो उस पर पक्की बात है कितनी फोर्स एक्ट करेगी? Q V B sin थीटा। तो पहला मैथमेटिकल फॉर्मूला इस चैप्टर का ये है, फोर्स इज इक्वल टू Q V B sin थीटा। क्योंकि फील्ड का काम क्या है? फोर्स लगाना। तो सबसे पहला रिलेशन हम फोर्स का डिस्कस कर रहे हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड है B, ये किस पे फोर्स लगाता है? चार्ज पे। लेकिन कब? जब चार्ज मूव करे। तो Q V और B पे तो डिपेंड कर ही रही है, साथ ही साथ थीटा पे डिपेंड कर रही है कि विद रिस्पेक्ट टू फील्ड आपने किस एंगल पे, किस ओरिएंटेशन पे इसको प्रोजेक्ट किया। परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट करोगे तो हाईएस्ट फोर्स, वैसे भी साइन फंक्शन ऐसा है 0 डिग्री पे इसकी वैल्यू 0 होती है और 90 डिग्री पे इसकी वैल्यू हाईएस्ट होती है, इसलिए साइन फंक्शन ले लिया। ऐसा कहिए या ऐसा कह लीजिए कि हमने V का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लिया, राइट। चलिए, अब Q तो बेटा स्केलर है, ये V और B दोनों वेक्टर्स हैं और फोर्स भी वेक्टर है। तो दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट अगर वेक्टर आ रहा हो, वेक्टर प्रोडक्ट कौन सा प्रोडक्ट होता है? डॉट एंड क्रॉस, दो प्रोडक्ट आपने पढ़े हैं। दोनों में से कौन सा प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट होता है? क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहां पे हम चाहें तो इसी रिलेशन को क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू Q टाइम्स V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। तो यहां से आपको इसकी डायरेक्शन भी पता चल जाएगी और यहां हम वेक्टर फॉर्म में इस रिलेशन को एक्सप्रेस कर चुके हैं। तो ये पहला फंडामेंटल रिलेशन मैंने आपको बताया, अच्छे से याद कर लीजिए, मुश्किल है ही नहीं। फोर्स इज इक्वल टू Q V B sin थीटा या फोर्स इज इक्वल टू Q टाइम्स V क्रॉस B। कौन सी फोर्स है? दिस फोर्स इज मैग्नेटिक फोर्स, राइट। क्विकली नोट कर लीजिए जल्दी से इसको। तो अब हमें मैग्नेटिक फोर्स की एक्सप्रेशन हमें मिल चुकी है, एक्टिंग ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल, दैट इज Q V B sin थीटा। अब बेटा इसमें कुछ स्पेशल केसेस लेते हैं। स्पेशल केसेस में नंबर 1, सबसे पहला स्पेशल केस जो मैं लेने जा रहा हूं, व्हेन चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड पैरेलल और एंटी पैरेलल टू फील्ड। व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, Q is projected with velocity v parallel to field, or this Q is projected with velocity v anti-parallel to field, that means opposite to field v, velocity v, ठीक है। तो पहला केस जिसमें थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, दूसरा केस जिसमें थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है। जरा फॉर्मूला अप्लाई करके देखो, इस दोनों केसेस में फोर्स कितनी आनी चाहिए? साइन 0 भी 0 होता है और साइन 180 भी 0 होता है, पहले ही ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। पैरेलल या एंटी पैरेलल प्रोजेक्ट करने पर तो फोर्स कितनी आनी चाहिए? F इज इक्वल टू 0, क्योंकि बिकॉज साइन 0 इज इक्वल टू साइन 180 डिग्री एंड दैट इज इक्वल टू 0। ये दोनों 0 होंगे तो इसलिए इन दोनों केसेस में फोर्स कितनी रहेगी? 0। तो चार्ज पार्टिकल को पैरेलल टू फील्ड प्रोजेक्ट करें या एंटी पैरेलल टू फील्ड प्रोजेक्ट करें तो फोर्स कितनी होनी चाहिए? 0।
बेटा ध्यान से समझेगा, आज बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट डिस्कस कर रहा हूं मैं। क्लियर हुआ ये? दूसरा तरीका, अच्छा दूसरा, इस केस में इस चार्ज पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री कैसी होनी चाहिए? ट्रेजेक्ट्री भाई इसमें फर्स्ट लॉ अप्लाई करो, जब बॉडी पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे, या तो बॉडी रेस्ट में रहती है, और अगर मोशन में हो तो मोशन कैसा रहता है? यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। तो यहां ऑलरेडी मोशन में है, तो ट्रेजेक्ट्री कैसी होगी इसकी? इसकी ट्रेजेक्ट्री होनी चाहिए स्ट्रेट लाइन ट्रेजेक्ट्री। ये इस तरह से इस ट्रेजेक्ट्री के लॉन्ग ट्रेवल करेगा, ये इसके लॉन्ग, ऐसा पाथ फॉलो करते हुए जाएगा। और अगर कोई पूछे मोशन कैसा होगा, तो इसका मोशन होगा यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। तो पहला स्पेशल केस हमने डिस्कस कर लिया, इनफैक्ट एक की बजाय हमने यहां दो केसेस डिस्कस कर लिए, थीटा 0 और थीटा 180। इन दोनों केसेस पे, थीटा 0 होने पे और थीटा 180 होने पर, दोनों केसेस में अगर आप देखें नेट मैग्नेटिक फोर्स कितनी एक्ट कर रही है? 0। और पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री कैसी होगी? स्ट्रेट लाइन। मोशन कैसा रहेगा? यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। कैसे पता चला? हमें तो बस इतना पता चला रिलेशन से कि फोर्स 0 है, और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमें कहता है अगर फोर्स 0 हो, बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट में बनी रहती है, अगर मोशन में है तो उसका मोशन कैसा रहता है? यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, राइट। अब बेटा मैं दूसरा केस डिस्कस करने जा रहा हूं, सेकंड। इसमें थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर टू द फील्ड, चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर टू द फील्ड। तो इसका मतलब यह हुआ कि साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री एंड दैट इज इक्वल टू 1, मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू है, इजंट इट? साइन फंक्शन की हाईएस्ट वैल्यू 1 होती है 90 डिग्री पे। देयरफॉर फोर्स इज मैक्सिमम, फोर्स भी मैक्सिमम होगी। एंड एफ मैक्स की वैल्यू क्या है? तो हाईएस्ट फोर्स कितनी एक्ट करती है? दैट इज क्यू वी बी, बिकॉज साइन थीटा साइन 90 हो गया, और साइन 90 क्या होता है? 1। तो जब भी बेटा आप चार्ज पार्टिकल को फील्ड के परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट करेंगे, उस केस में इस पे सबसे ज्यादा फोर्स एक्ट करेगी, हाईएस्ट फोर्स एक्ट करेगी, कितनी एक्ट करेगी? क्यू वी बी। गॉट इट? ओके, अब ये तो मैं पता चल गया फोर्स क्यू वी बी। अब इसकी ट्रेजेक्ट्री कैसी होनी चाहिए? इंपॉर्टेंट है ट्रेजेक्ट्री। इस केस में ट्रेजेक्ट्री कैसी होगी? लेकिन इससे पहले की ट्रेजेक्ट्री पे आए, फोर्स की डायरेक्शन के लिए यहां पर हमारे पास एक रूल और भी है, दैट इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, और आप इस पे लगा सकते हैं राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल, या फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल या राइट हैंड पाम रूल। क्या कहता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल? तो याद रखिएगा बेटा, ये मैं बोर्ड पे नहीं ड्रॉ करूंगा, ये सीधा आपको बता रहा हूं, ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, बट वहां पे आपने पढ़ा था क्लास 10th में, फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। एनीवे, करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर भी तो चार्ज पार्टिकल्स ही मूव कर रहे हैं। देखिए बेटा, इन 3 फिंगर्स को म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेच कीजिए अपने लेफ्ट हैंड की, सो दैट दिस फिंगर रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड बी। दिस फिंगर रिप्रेजेंट्स द करंट और डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, बट जब मैं चार्ज बोल रहा हूं तो मतलब पॉजिटिव चार्ज के लिए। तो यहां ऐसा कहिए वेलोसिटी वेक्टर, ये बी हो गया, ये वी, बी वी, बी वी, याद रहेगा, बी वी। और ये क्या है? थंब विल पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और मैं चार्ज पार्टिकल को इधर प्रोजेक्ट करूं, तो पक्की बात है इस पर मैग्नेटिक फोर्स कहां एक्ट करनी चाहिए? अपवर्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, मैं चार्ज पार्टिकल को ऊपर प्रोजेक्ट करता हूं, तो ये फिंगर यहां आ गई, तो मैग्नेटिक फोर्स कहां एक्ट करनी चाहिए? यहां। अगर फील्ड की डायरेक्शन ये है और मैं चार्ज पार्टिकल को इधर प्रोजेक्ट कर रहा हूं, तो इसको ऐसे रखूंगा, फील्ड वो है, मैग्नेट चार्ज पार्टिकल यहां प्रोजेक्ट किया, तो इस पे फोर्स कहां एक्ट करनी चाहिए? डाउनवर्ड्स। तो इस तरह से आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को अप्लाई कर सकते हैं डिटरमिन करने के लिए क्या चीज? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ मूविंग चार्ज पार्टिकल, राइट।
एनीवे ये लेफ्ट हैंड रूल मैंने किस केस में आपको समझाया, जब थीटा कितना है 90 डिग्री। अगर थीटा 90 ना भी हो तो भी आप लेफ्ट हैंड रूल को थोड़ी सी चेंज के साथ अप्लाई कर सकते हैं। ये ना बी और वी, इन दोनों के बीच में एंगल कितना दिख रहा है आपको 90। अगर 90 ना हो, मान लो 30 हो, 60 हो, 50 हो, कुछ और एंगल हो, तो भी आप इसको यूज कर सकते हैं। बस इन फिंगर्स के बीच में एंगल बदल दो। मान लो एंगल 30 है तो इन फिंगर्स को ऐसे कर दिया, क्योंकि V क्रॉस बी याद होगा आपको क्रॉस प्रोडक्ट में A क्रॉस B की डायरेक्शन होती है परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग A एंड B, और उसके लिए हम राइट हैंड थंब रूल लगा के देखते थे। तो V क्रॉस B की डायरेक्शन इधर ही एक्ट करेगी। सो कोई फर्क नहीं पड़ता कि थीटा 90 है या नहीं है। 90 नहीं है तो आप इस फिंगर को ऐसे कर दो, जितना भी एंगल ऐसे कर दो, तो भी आप ये रूल अप्लाई कर सकते हैं, राइट। हाँ, ऐसे मत करना, ऐसे नहीं करना है। ऐसे चलेगा, सॉरी ऐसे चलेगा, बट ऐसे नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे B और V की डायरेक्शन सेम होगी। थीटा 0 हो गया तो फोर्स ही नहीं एक्ट करेगी। गॉट इट? इसी की जगह बेटा आप राइट हैंड पाम रूल भी यूज कर सकते हैं। राइट हैंड पाम रूल, अपने राइट हैंड को इस तरह से स्ट्रेच कीजिए, बाकी सारी फिंगर स्ट्रेट और थंब उन फिंगर्स के परपेंडिकुलर। तो अगर ये जो बहुत सारी फिंगर्स है हमारी, मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहे हैं, और ये जो थंब है ये डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल V, B V। यहां क्या था? ये B था और ये V था। यहां पे ये B मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, बहुत सारी लाइंस दिख रही हैं आपको ये, और चार्ज पार्टिकल को आपने यहां प्रोजेक्ट किया, तो मैग्नेटिक फोर्स कहां एक्ट करेगी? ये एक्ट करेगी नॉर्मली आउटवर्ड्स ऑफ योर पाम, नॉर्मली आउटवर्ड्स ऑफ योर पाम। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, या करंट कैरिंग कंडक्टर है तो करंट हो सकता है। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो आप राइट हैंड पाम रूल भी यूज कर सकते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी यूज कर सकते हैं, आपको डायरेक्शन मिल जाएगी, राइट। अगेन थीटा 90 ना हो तो इस थंब को ऐसे क्लोज कर लो, जो भी एंगल है। हाँ, अगेन यहां पे ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज अगर वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल को जो आपने प्रोजेक्ट किया पैरेलल टू फील्ड या एंटी पैरेलल टू फील्ड किया, उस केस में कोई फोर्स एक्ट नहीं करती। ठीक है, ये बात समझ आई आपको? तो चलिए बेटा क्विकली डिस्कस करते हैं। अगर इसके बाद मैं यूनिट पे भी आऊंगा, क्योंकि यूनिट को भी डिफाइन नहीं किया हमने अभी तक, और मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन को डिफाइन भी करना है इसी फॉर्मूले को यूज करके। बट सबसे पहले जरा मैं ट्रेजेक्ट्री की बात कर लेता हूं आपसे। मान लीजिए इस रूम के अंदर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है that is directed normally inwards into the plane of this board. A uniform magnetic field directed inwards. This is B vector. याद है ना क्रॉस क्या रिप्रेजेंट करता है? हर एक क्रॉस एक फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। A field line that is directed normally inwards into this plane. नोटबुक हो या मेरे लिए बोर्ड है, तो इस प्लेन के अंदर जा रही है। हर एक क्रॉस एक फील्ड लाइन है जो अंदर की तरफ डायरेक्टेड है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। अब मान लीजिए यहां पर मैंने एक चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया Q को विद द वेलोसिटी V इन दिस डायरेक्शन। अब इस पे फोर्स तो हाईएस्ट होगी, इस पे फोर्स तो हाईएस्ट होगी। अब इस पे फोर्स हाईएस्ट होगी तो देखो इस डायरेक्शन में फील्ड लाइंस है, इधर मैंने चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया वेलोसिटी V के साथ, तो पक्की बात है मैग्नेटिक फोर्स कहां एक्ट करनी चाहिए? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल देखो, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स अपवर्ड। नहीं तो राइट हैंड पाम रूल, फील्ड लाइंस इनवर्ड, ये मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल तो नॉर्मली आउटवर्ड ऑफ योर पाम। तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन ये हो जानी चाहिए, दिस इज F मैग्नेटिक, और F मैग्नेटिक कितना होगा? हाईएस्ट होगा QVB। एज ए रिजल्ट याद होगा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, आपने बॉडी को ऐसे प्रोजेक्ट किया, फोर्स नीचे एक्ट कर रही थी ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इसका ट्रेजेक्ट्री कैसी बनी? पैराबोलिक। तो हो सकता है पहली नजर में आपको लगे कि इसकी ट्रेजेक्ट्री भी पैराबोलिक बनेगी, बट इसकी बेटा पैराबोलिक ना होकर सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री बनेगी। क्यों? क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में जब प्रोजेक्टाइल ट्रेवल करते हुए नीचे भी जा रही है तो भी मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन थोड़ी, सॉरी ग्रेविटेशनल फोर्स थी वहां पे वेट, उसकी डायरेक्शन थोड़ी बदल रही है, वो तो वर्टिकली डाउनवर्ड्स ही है। बट इस केस में वो डायरेक्शन बदलेगी जब ये चार्ज पार्टिकल यहां पहुंचेगा, फिर ये यहां पहुंचा, थोड़ी देर के बाद ये यहां पहुंचा। आप सभी सिचुएशंस में अलग अलग केसेस में ये आ गया, यहां पे V वेक्टर की डायरेक्शन ये आ गई। सभी अलग अलग सिचुएशन में फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा के देखो, फील्ड लाइंस इनवर्ड, मोशन अपवर्ड, तो फोर्स कहां होनी चाहिए? इधर।
यहां देखो इधर, यहां देखो इधर। तो जैसे जैसे वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन बदल रही है वैसे वैसे फोर्स की डायरेक्शन भी बदल रही है। फोर्स इज कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग इट्स डायरेक्शन एज वेलोसिटी इज चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। तो हर पॉइंट पे अगर आप देखो फोर्स इधर डायरेक्टेड है, फोर्स लगातार मोशन के परपेंडिकुलर है, फोर्स लगातार मोशन के परपेंडिकुलर है। सो जब भी फोर्स मोशन के परपेंडिकुलर होती है तो वो सिंपली डायरेक्शन बदलने का काम करती है, मतलब दैट एक्ट्स एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। दिस फोर्स इज एक्टिंग लाइक अ सेंट्रीपिटल फोर्स एंड मेकिंग द चार्ज पार्टिकल टू मूव अलोंग अ सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री। सो ट्रेजेक्ट्री कैसी हो गई इसकी? दिस ट्रेजेक्ट्री इज सर्कुलर इन शेप। अब आप विजुअलाइज करके देख सकते हैं, इमेजिन कीजिए ये आगे गया, यहां गया, फोर्स की डायरेक्शन बदलती गई, फोर्स लगातार इसके मोशन के परपेंडिकुलर है। सर्कुलर मोशन में दो एक्सेलरेशन होती हैं, टेंजेंशियल, सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल का काम होता है सिंपली डायरेक्शन बदलना, मैग्नीट्यूड नहीं, मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का v है, सिर्फ डायरेक्शन बदल रही है लगातार। तो पक्की बात है यहां पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स है, और कौन वो सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले कर रहा है? यही मैग्नेटिक फोर्स इज एक्टिंग लाइक अ सेंट्रीपिटल फोर्स एंड पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री। ठीक है बेटा, ये चीज समझ आई होगी। चलिए, अगर ये ट्रेजेक्ट्री सर्कुलर है तो सबसे पहले रेडियस ऑफ ट्रेजेक्ट्री डिटरमिन करते हैं, रेडियस कितना है। देखो हेयर सेंट्रीपिटल फोर्स या ऐसा कहो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, एफ बी इज इक्वल टू एफ सी। हेयर मैग्नेटिक फोर्स एक्ट एज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहां मैग्नेटिक फोर्स किसका रोल प्ले कर रही है? सेंट्रीपिटल फोर्स का। सो एफ बी इज इक्वल टू एफ सेंट्रीपिटल। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या है? जब थीटा 90 डिग्री हो तो क्यू वी बी, यहां लिखा हुआ है। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला एम वी स्क्वायर अपॉन आर। देखो ये v और v का स्क्वायर कैंसल आउट हो गया, तो रेडियस के लिए एक्सप्रेशन आ गया आपके पास एम वी अपॉन क्यू बी। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। तो ट्रेजेक्ट्री सर्कुलर तो होगी, बट सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री का रेडियस कितना होगा? m इंटू वी अपॉन क्यू इंटू बी, m इंटू वी अपॉन क्यू इंटू बी। दूसरा बेटा टाइम पीरियड की अगर मैं बात करूं, टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, वी नो दैट टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो पूरा डिस्टेंस एक फुल रेवोल्यूशन के अलोंग कितना होगा? 2 पाई आर अपॉन वी। तो हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया? डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज टाइम। सो पूरा डिस्टेंस कितना है? 2 पाई आर। अगर इसका रेडियस आर है तो पूरा डिस्टेंस कितना हो गया एक फुल रेवोल्यूशन के दौरान? 2 पाई आर अपॉन वी, मतलब इट इज 2 पाई अपॉन वी इंटू आर। तो आर की वैल्यू ऑलरेडी हमने डिटरमिन करके रखी, एम वी अपॉन क्यू बी। वी वी कैंसल आउट हो गया। दिस इंप्लाइज दैट टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। ठीक है, टाइम पीरियड किस किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है ये आप खुद इंटरप्रेट कीजिए बैठ के। मास चार्ज पार्टिकल का ज्यादा होगा तो ज्यादा टाइम लेगा ये एक सर्कल रिवॉल्व करने में, चार्ज ज्यादा होगा तो जल्दी सर्कल रिवॉल्व करेगा, टाइम कम होगा। बी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो जल्दी जल्दी रिवॉल्व करेगा। कॉमन सेंस की बात है, ज्यादा हैवियर पार्टिकल भेजोगे, मास ज्यादा होने का मतलब इनर्शिया ज्यादा, इनर्शिया ज्यादा मतलब टेंडेंसी टू रिमेन इन स्ट्रेट लाइन ज्यादा। तो पार्टिकल की टेंडेंसी सीधा चलता जाए तो इसको मोड़ने के लिए ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। मास ज्यादा मतलब इनर्शिया ज्यादा, स्ट्रेट लाइन में घूमने की टेंडेंसी ज्यादा, तो ये लंबा सर्कल डिस्क्राइब करेगा और टाइम भी ज्यादा रहेगा। तो मास ज्यादा होगा तो टाइम पीरियड ज्यादा होगा, चार्ज या फील्ड ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक फोर्स बढ़ेगी, मैग्नेटिक फोर्स बढ़ेगी तो छोटा सर्कल डिस्क्राइब करेगा और जल्दी डिस्क्राइब करेगा तो टाइम कम हो जाएगा। रेडियस की बात करें, रेडियस मास और वेलोसिटी दोनों पे डिपेंड कर रहा है। मास ज्यादा होगा तो भी बड़े सर्कल का रेडियस होगा, अभी बताया मैंने। वेलोसिटी ज्यादा होगी तो भी मोशन ज्यादा है, मोशन ज्यादा है तो उसको मोड़ने के लिए आपको फोर्स भी ज्यादा चाहिए। मोशन पहले से ज्यादा, इतनी फोर्स लगाई तो ये यहां से टर्न ना होकर ये लंबा सर्कल डिस्क्राइब करेगा, राइट? ठीक है। और Q और B ज्यादा होंगे, इन दोनों में से कुछ भी, तो मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ेगी तो जल्दी बेंड हो जाएगा तो छोटा सर्कल डिस्क्राइब करेगा। आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी। बट ध्यान दीजिए बेटा, टाइम पीरियड जो है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। आप कम स्पीड से प्रोजेक्ट करें या ज्यादा, एक चार्ज पार्टिकल फिक्स किया, मैग्नेटिक फील्ड फिक्स हो गया, बस बदल क्या रहे हैं? वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन बदलने से टाइम पीरियड नहीं बदलेगा।
अगर आप ज्यादा वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करते तो क्या होता, ये बड़े रेडियस का सर्कल डिस्क्राइब करता। हमने यहां देखा आर डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी पे, रेडियस डिपेंड कर रहा है किस पे, वेलोसिटी पे। तो रेडियस तो बढ़ जाएगा बट टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन उतना ही रहेगा। देखो मान लो रेडियस डबल हो गया तो सरकमफरेंस डबल हो गया। रेडियस डबल कब होगा, जब स्पीड डबल होगी। तो पाथ लेंथ भी डबल होगी और स्पीड भी डबल होगी। टाइम टेकन उतना ही रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। सोचिए कि आपने वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन को डबल किया तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रेडियस डबल हो गया, रेडियस डबल हुआ तो सरकमफरेंस डबल हुआ, सरकमफरेंस डबल हुआ लेकिन टाइम डबल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि पाथ लेंथ डबल हुई और स्पीड भी डबल है। पाथ लेंथ डबल हुई और डिस्टेंस भी डबल हो गया, स्पीड भी डबल होगी। दोनों को डबल कर दोगे तो टाइम विल रिमेन सेम। यस और नो? ये चीज क्लियर हुई? इसके बाद बेटा एक चीज और, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन। फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी बेटा आप जानते हैं रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड होता है। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा क्यू बी अपॉन 2πm। तो फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल आ गई, क्यू बी अपॉन 2πm। जब टाइम पीरियड इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी है तो कॉमन सेंस की बात है फ्रीक्वेंसी भी इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी ही होनी चाहिए। ठीक है, अब ये थोड़ा सा पार्ट डायग्राम कर रहा हूं, इसी में साथ में आपको बता रहा हूं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्लास 11th में आपने फॉर्मूला पढ़ा, ओमेगा इज 2π इंटू न्यू। तो न्यू को जरा 2π से मल्टीप्लाई करके देखो। सो ओमेगा का फॉर्मूला आ रहा है क्यू बी अपॉन एम। अब बड़ी मजे की बात यह है, देखो मेन यही दो थे, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल फ्रीक्वेंसी आ गया, 2π से मल्टीप्लाई किया तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ गया। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये तीनों क्वांटिटीज टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ वी। इंडिपेंडेंट ऑफ वी, तो वी की वैल्यू के इंडिपेंडेंट है। हाँ डायरेक्शन पे डिपेंड करेंगे, वी वेक्टर नहीं लिखते हम, सिंपली मैग्नीट्यूड वाइज लिखते हैं। तो स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन पे ये डिपेंड नहीं करेगा। डायरेक्शन तो हम बात कर चुके हैं, जब परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट करेंगे फील्ड के परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट करेंगे तभी ये सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब करेगा। इसके रेडियस की एक्सप्रेशन आ गई, टाइम पीरियड की आ गई, फ्रीक्वेंसी की आ गई, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की आ गई। इनको आपस में रिलेट करके रखिए। मेन एक्सप्रेशन ये है, कैसे डिटर्मिन की थी, एफ मैग्नेटिक एक्ट एज अ सेंटीपिटल फोर्स, इसके बेसिस पे। ठीक है, आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी बेटा। तो तीन स्पेशल केसेस देखे, पैरेलल या एंटी पैरेलल टू फील्ड प्रोजेक्ट करेंगे, कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगी, ट्रेजेक्टरी स्ट्रेट लाइन। परपेंडिकुलर टू फील्ड प्रोजेक्ट करेंगे, ट्रेजेक्टरी कैसी होगी, सर्कुलर। सर्कुलर ट्रेजेक्टरी होगी तो इसके लिए सेंटीपिटल फोर्स का रोल किसने प्ले किया, मैग्नेटिक फोर्स ने, जो कि स्टेज पे मैक्सिमम थी, QVB sin 90। इसको हमने इक्वेट किया mv² अपॉन r के, तो रेडियस मिल गया। फिर 2πr अपॉन v से टाइम पीरियड मिला, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी को 2π से मल्टीप्लाई किया तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये तीनों टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी आर इंडिपेंडेंट ऑफ v। स्पीड ज्यादा हो या कम हो, ये तीनों नहीं बदलेंगे। ये बदलेंगे कब, जब q बदलोगे, m बदलोगे या b बदलोगे। चार्ज बदलोगे, फील्ड की स्ट्रेंथ बदलोगे या चार्ज पार्टिकल का मास बदलोगे, तो ये तीन तब बदलेंगे। v बदलने से ये नहीं बदलने वाले। राइट, आई होप ये भी चीज क्लियर हुई होगी। चलिए, इससे पहले मुझे ये काम करना था बट मैंने बीच में ये स्पेशल केसेस पहले ले लिए। इससे पहले मुझे एक चीज आपको बतानी थी, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन को अगर हम डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन करें। तो अब हम आते हैं बेटा मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की डेफिनेशन पे। देखो अभी जो फॉर्मूला लिखा हमने F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, वहां से B की वैल्यू क्या होगी, F अपॉन क्यू वी साइन थीटा, इजंट इट? यस और नो? F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। अब यहां कुछ कंडीशंस लगाते हैं। इफ Q इज इक्वल टू 1, V इज इक्वल टू 1, Q1 मतलब 1 कूलम, V1 मतलब 1 मीटर पर सेकेंड, एंड थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और आप ऐसा कह लो साइन थीटा इज इक्वल टू 1। अगर ऐसा हो देन इन दिस सिचुएशन, अब आप देखिए B की वैल्यू क्या आ रही है, F अपॉन 1 इंटू 1 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू F। नाउ कैन वी डिफाइन B? क्योंकि फील्ड की स्ट्रेंथ को डिफाइन करना है, फील्ड का काम क्या, फोर्स लगाना, तो फोर्स की टर्म्स में इसकी डेफिनेशन होगी। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को भी फोर्स की टर्म्स में डिफाइन किया था। तो भी देखिए बेटा जरा, क्या आप इसको डिफाइन कर सकते हैं? और लिख लीजिए प्लीज अपनी नोटबुक्स में, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट अ पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट अ पॉइंट
फील्ड के हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की वैल्यू अलग अलग होगी। सो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट अ पॉइंट इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज न्यूमेरिकली इक्वल टू, यहां डायरेक्शन वाइज नहीं, क्योंकि यहां फोर्स और फील्ड की डायरेक्शन अलग है, दोनों के बीच में एंगल कितना है 90, ये है फील्ड और ये है फोर्स, दोनों के बीच में एंगल कितना 90। सो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट अ पॉइंट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द मैग्नेटिक फोर्स। बेटा लिख सकते हैं, जल्दी से लिखिए, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट अ पॉइंट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय a unit positive charge moving with a unit velocity perpendicular to the direction of field। कि मान लीजिए यहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड है, मुझे किसी एक पॉइंट पे चेक करना है यहां फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है। फील्ड की डायरेक्शन ये है, 1 कूलम का पॉजिटिव चार्ज लीजिए, फील्ड के परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट कीजिए, जब ये इस पॉइंट से पास करेगा, और प्रोजेक्ट कैसे करना है 1 मीटर पर सेकंड के साथ, 1 कूलम का चार्ज, वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड, परपेंडिकुलर टू फील्ड। जब ये इस पॉइंट को क्रॉस करेगा, देखो इस पे कितनी मैग्नेटिक फोर्स एक्ट कर रही है, जितनी मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगी वही क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट दिस पॉइंट, ओनली न्यूमेरिकली, नॉट डायरेक्शन वाइज। So magnetic field induction at a point is numerically equal to the magnetic force experienced by a unit positive charge moving with the unit velocity perpendicular to the direction of field। तो अब आप मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन को डिफाइन कर पाएंगे। हाँ, इसकी SI यूनिट जो अभी अभी मैंने बताई थी, दैट इज 1 टेस्ला। तो 1 टेस्ला कब होगी, जब फोर्स भी 1 न्यूटन हो जाए, 1 न्यूटन अपॉन 1 कूलम इंटू 1 मीटर पर सेकेंड इंटू साइन थीटा, दैट इज 1। तो अब आपसे अगर कोई कहे 1 टेस्ला को डिफाइन करें, विल यू बी एबल टू? यस, 1 टेस्ला इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट अ पॉइंट इफ अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूविंग विद द यूनिट वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड एक्सपीरियंस अ मैग्नेटिक फोर्स ऑफ 1 न्यूटन। 1 कूलम का पॉजिटिव चार्ज 1 मीटर पर सेकेंड से ट्रेवल कर रहा है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, और अगर ये 1 न्यूटन की फोर्स एक्सपीरियंस करता है किसी एक पॉइंट पे, तो वहां फील्ड की स्ट्रेंथ 1 टेस्ला है। किसी दूसरे पॉइंट पे अगर ये 2 न्यूटन की फोर्स एक्सपीरियंस करता तो वहां फील्ड की स्ट्रेंथ 2 टेस्ला। अगर किसी तीसरे पॉइंट पे ये फोर्स एक्सपीरियंस करता 3 न्यूटन, तो वहां फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होती, 3 टेस्ला, एंड सो ऑन। 1 कूलम का पॉजिटिव चार्ज 1 मीटर पर सेकेंड से ट्रेवल कर रहा है फील्ड के परपेंडिकुलर, किसी एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगी 50 न्यूटन पर कूलम। जब वो 1 मीटर पर सेकेंड से ट्रेवल कर रहा है परपेंडिकुलर टू फील्ड, अगर 50 न्यूटन की फोर्स एक्ट करती है, तो पक्की बात है इस पॉइंट पे फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, 50 टेस्ला। समझ आई ये बात सबको? आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन को डिफाइन करने के लिए ये फॉर्मूला जरूरी था, इसलिए सबसे पहले मैंने आपको मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ मूविंग चार्ज पार्टिकल इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड पढ़ाया, SI और CGS यूनिट पहले डिस्कस कर ली, उसके बाद ट्रेजेक्ट्री अलग अलग केसेस में चार्ज पार्टिकल की कैसी होगी, कब फोर्स 0 होगी, कब हाईएस्ट होगी, ये सब चीज़ें आज की क्लास में हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ तक बेटा आप अच्छे से रिवाइज करके रखिए, अच्छे से आपके दिमाग में कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। फॉर्मूले सिर्फ ये हैं, पहला फॉर्मूला QVB साइन थीटा या Q टाइम्स V क्रॉस B, इसी के बेसिस पे फील्ड इंडक्शन को डिफाइन किया। फिर अगर चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलर टू फील्ड प्रोजेक्ट करें तो ट्रेजेक्ट्री सर्कुलर होगी, सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री में रेडियस क्या होगा, टाइम पीरियड क्या होगा, फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप अगले लेक्चर को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।